फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं विथ बैक बॉन्डिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बैक बॉन्डिंग स्टार्ट करा था और कुछ स्टेटमेंट्स लिखे थे। आज उन स्टेटमेंट्स को समझते हैं और बैक बॉन्डिंग होता है क्या है, इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट कंटिन्यू। तो बैक बॉन्डिंग में मैंने जैसा कि बताया था आपको कि एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है, यही हम लोगों ने देखा था, है ना। बैक बॉन्डिंग में क्या था, एक डोनर था और एक एक्सेप्टर था। अब यहाँ पर जो काम की बात आती है वो ये है कि बैक बॉन्डिंग ऐसे नहीं होगी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सिर्फ ये कंडीशन नहीं है कि मतलब जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वही बैक बॉन्डिंग कर सकता है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं है और ना आप अपने आप से अज्यूम करना। दोनों चीजें हो सकती है, कंप्लीट वाला भी कर सकता है और इनकम्प्लीट वाला भी कर सकता है, बस कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है। देखो उधर जो पॉइंट्स लिखे थे हम लोग आज उन्हीं में कुछ एडअप कर देते हैं ताकि एक बार में क्लियर हो जाए। जो पॉइंट्स है, एक और पॉइंट है वो है एक्सेप्टर, डोनर और एक्सेप्टर both cannot be of third period simultaneously. One of them must be from second period और third। देखो कहने का क्या मतलब है, समझ में आइए होगा अंग्रेजी है कि डोनर और एक्सेप्टर दोनों एक साथ आपके थर्ड पीरियड के नहीं हो सकते हैं, ठीक। किसी ना किसी एक को सेकंड पीरियड का होना पड़ेगा। जनरली अपन ने का स्टेटमेंट भी लिखा था कि जो डोनर होता है वो हमारा जनरली सेकंड पीरियड का होता है, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और कार्बन भी हो सकता है। हाँ, कार्बन में लोग पूछ सकते हैं नेगेटिव चार्ज नहीं होता, बट अगर लोन पेयर आ जाए मतलब कहीं से बॉन्ड टूट के आएगा तो कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक। तो डोनर और एक्सेप्टर बोथ कैन नॉट बी ऑफ थर्ड पीरियड साइमल्टेनियसली, यानी दोनों एक साथ थर्ड पीरियड के नहीं होने चाहिए। तो रीजन ये होता है, इसमें आगे और कंटिन्यू कर देते हैं, एज 3p पाई और ठीक है 3p पाई 3d पाई और 3d पाई, अच्छा इसमें पाई बॉन्ड होता है तो डी पाई तो बहुत रेयर हुआ, इसके पास होते नहीं होते, ठीक है, यही हो जाएगा। नहीं तो अदरवाइज सिंपल सा लिख देते हैं, इतना भी मत लिखो, इतना एक्सप्लेनेशन मत दो। एस पाई बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ थर्ड पीरियड आर वीक। जैसा कहने का क्या मतलब है, सिंपली अगर बात करने चाहे तो अगर हमारे पास एक 3p ऑर्बिटल इधर है और एक 3p ऑर्बिटल इधर है, ठीक, ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड तो बना ही हुआ होगा इन दोनों के बीच में। तो अगर आप यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाते हो तो ये क्या होता है नेचर में, वीक पाई बॉन्ड। वैसे आप 3p पाई लिख भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो जो थर्ड पीरियड के ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच में जो पाई बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है, वीक होता है, साइज बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। आप ऊपर से नीचे आते हो सेकंड से थर्ड पीरियड तो साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड वीक हो जाता है। तो इसीलिए अपन क्या कहते हैं, इसीलिए अपन कहते हैं कि आपके पास जो डोनर है या फिर एक्सेप्टर है, दोनों में से एक आपके पास कैसा होना चाहिए, हाँ दोनों में से एक आपके पास सेकंड पीरियड का होना चाहिए। जनरली डोनर ही होता है। इसके अलावा अगर हम एक पॉइंट और देखना चाहें तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की अगर बात करते हैं, ठीक, मतलब सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में ही हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, ठीक। जैसे अगर अपन बात करते हैं 2p पाई बॉन्ड की बात चल रही है, फिर आ जाएगा 2p 3p, नहीं तो इसमें एक एग्जांपल से समझते हैं, अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे।
चलो तो का एग्जांपल देख लेते हैं यार, छोड़ो। जैसे हमारे पास है 2p और 2p, लेट्स सपोज करो एक है हमारे पास, ले लेते हैं एक है हमारे पास 2p, एक है 2p 3p और एक है हमारे पास 2p 4p। ठीक, तो ये आपके पास पाई बॉन्ड बन रहा है, बैक बॉन्डिंग से पाई बॉन्ड बन रहा है। तो बेसिकली देखो कैसा होगा इसमें, 2p है तो साइज का ऑलमोस्ट कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, 2p बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। ठीक, और ऑलरेडी एक सिग्मा आपका बना हुआ है, बाद में आपने पाई बनाया इस तरीके से। ठीक, ऊपर और ऐसा होता है पाई बॉन्ड। चलो अगला देखो, अगला क्या सीन है, अगले में 2p और 3p, तो थोड़ा सा हम 3p को बड़ा करेंगे क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो ऑर्बिटल्स के साइज बढ़ेंगे, से थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। इस तरीके का सीन कुछ देखो, यहाँ पर कुछ इस तरीके का सीन, यहाँ पर लोन पेयर और ये बन गया आपका पाई बॉन्ड। ठीक, अभी मैं इसमें मान के चल रहा हूँ कि 2p वाला डोनर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 3p वाला भी डोनर हो सकता था, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसकी ए और बी, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, साइज और बढ़ेगा। तो 4p के केस में कुछ साइज ज्यादा ही बड़ा होगा, है ना, और 2p वाला तो अभी भी अपना इतना से होगा। इसके पास लोन पे मान के चल रहा हूँ अभी मैं, इसके पास भी हो सकते थे डोनर एक्सेप्टर, कोई भी हो सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखो यहां से यहां जा रहे हैं इधर, क्या अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो देखो साइज का जो वेरिएशन है, मतलब इनका जो साइज का मिसमैच है, यहाँ साइज बराबर था लमसम, यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच हुआ और यहाँ पर बहुत ज्यादा मिसमैच हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि इधर जाने पर क्या हो रहा है आपका, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं एक्सटेंट ऑफ, डायरेक्टली बोलूंगा एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग डिक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस, क्यों? क्योंकि देखो अच्छा पाई बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसको आगे लिख भी सकते हो, ड्यू टू इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग, है ना। जो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब जहां पर ये पाई बॉन्ड बन रहे हैं, तो यहाँ पर आपका 2p तो सेम है, बट जो सामने वाला रिसीवर है, फिलहाल के लिए जो एक्सेप्टर है, वो उसका साइज बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर मिसमैचिंग हो रही है। साइज की मिसमैचिंग होने से पाई बॉन्ड जो है वो वीक होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हो पाएगी तो पाई बॉन्ड जो होगा वीक होता जाएगा, वीक। ठीक, तो अपन बोल देंगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो चुका है, कम हो चुका है। इसलिए आप 2p से थर्ड पीरियड तक, हम लोग जनरली थर्ड पीरियड तक ही बैक बॉन्डिंग की बात करते हैं, मतलब इफेक्टिव की बात करते हैं। ठीक है, हम थर्ड पीरियड तक ही इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग की बात करते हैं। थर्ड पीरियड के बाद हम लोग बोल देते हैं कि इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, मतलब वो 4p हो फिर चाहे 5p हो, उन केसेस में आपके पास जो ओवरलैपिंग होती है उसका एक्सटेंट वो कम होने लग जाता है, बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम हो जाता है, इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, तो हम कंसिडर नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक, क्लियर है। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग एप्लीकेशन वाले पार्ट, आ जाता है हमारे पास। चलो और एक चीज और बता देता हूँ, ओवरलैपिंग अच्छी कब कब होगी, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक, अब हमारे पास होता है केसेस, ठीक, देखते हैं। When acceptor and donor both have low
लोग यहाँ से डिराइव करेंगे, ठीक, और एक केस हम यहाँ से डिराइव करेंगे। व्हेन ओनली वन ऑफ when only donor atom has lone pair। हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर दो केस आते हैं, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके काम आएगा। अगर हमारे पास एक्सेप्टर और डोनर दोनों के पास लोन पेयर है, ठीक है, एक्सेप्टर और डोनर दोनों के पास लोन पेयर है, तो उस केस में हमें चेक करना पड़ता है। क्या चेक करना पड़ता है, मतलब यहाँ पर इधर तो क्या होगा, इधर तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, इधर तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। अदरवाइज हम लोग स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अपन ने ये केस ये वाला तो पढ़ ही लिया है, अपन यहाँ से करते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पर इसको कॉपी मत करना, अपन यहाँ वाला केस पढ़ते हैं। when both acceptor and donor have loan pair। जब हमारे पास एक्सेप्टर और डोनर दोनों के पास क्या हो, लोन पेयर हो, तो यहाँ हम लोग केस बना लेते हैं। क्या इधर केस आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्सेप्टर, या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्सेप्टर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। पहले वाली कंडीशंस तो आपको फॉलो करनी ही है। पहले वाली मतलब एक तो आपका दोनों साइमल्टेनियसली थर्ड पीरियड के नहीं होने चाहिए, और फोर्थ पीरियड के बाद हम लोग इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग वैसे भी बोल ही देते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर तो इफेक्टिव हो जाएगी, बट अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्सेप्टर, तो उस केस में क्या होगी, इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग। क्या होगी, इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। बट कंडीशन याद रखना, ये कब के लिए है, जब आपके पास दोनों के पास लोन पेयर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ और ही कंसीडर कर लो, जैसे अभी क्वेश्चंस आएंगे तो उधर से अपन इंटरप्रेट करेंगे। तो वापस से इसको एक बार फ्लैशबैक ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो बैक बॉन्डिंग क्यों होती है, बैक बॉन्डिंग तब होती है जब हमारे पास एक डोनर रहता है, एक एक्सेप्टर होता है, ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ होना चाहिए, इसीलिए बोला है बैक बॉन्डिंग। अगर एक एक्सेप्टर और एक डोनर होता और उन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता तो उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। बैक बॉन्डिंग कब होती है, जब कम से कम एक सिग्मा बन चुका होगा। दूसरी चीज यहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि डोनर और एक्सेप्टर साइमल्टेनियसली थर्ड पीरियड के नहीं होने चाहिए, किसी ना किसी एक को तो सेकंड पीरियड का होना पड़ेगा, चाहे फिर वो डोनर हो चाहे फिर वो एक्सेप्टर हो, ठीक, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। दूसरा, आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपकी जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है, यानी कि बैक बॉन्डिंग की जो इफेक्टिवनेस है, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फोर्थ पीरियड एंड ऑनवर्ड्स हम लोग वहां से बैक बॉन्डिंग की ज्यादा बात नहीं करते हैं, एक दो एक्सेप्शन है बट, ठीक, वहां से हम लोग बात नहीं करते, एक दो एक्सेप्शन है जहां पर देखा गया है कि वहां पर भी इफेक्टिव हो रही है। क्लियर है पॉइंट, बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। तो अब आएगा इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट। तो ये तो कल ही कॉपी कर लिया था अपन ने, आज हम लोग चलते हैं इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पे, एक्चुअली में इसका यूज क्या है। चलो अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग,
पहला जो एप्लीकेशन आता है दैट इज लुईस एसिड कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स। यार ये एप्लीकेशन क्या है, मैं तो सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूं। लुईस एसिडिक नेचर ऑफ बोरॉन एंड देयर हैलाइड्स। ठीक है, बेसिकली बोरॉन के जितने कंपाउंड्स होते हैं ना, ठीक है, उसके केस में अपन बैक बॉन्डिंग देख सकते हैं, मतलब वहां पर ही एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग देखने को मिलता है। तो चलो इसी बेस पे बात करते हैं। कंपेयर लुईस एसिडिक नेचर ऑफ, ऑप्शन है आपके पास BF3, BCl3, BBr3 और BI3। अगर आपको याद हो, मुझे तो याद है, पता नहीं आपको याद है नहीं। अगर आपको याद हो तो जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब पढ़ रहे थे हम लुईस एसिड और बेस पढ़े थे, है ना, हमने वहां पर लुईस एसिड और बेस पढ़े थे और वहां पर इसके बारे में बताया भी था, इसका ऑर्डर बताया था मैंने, है ना, इसका लुईस एसिड का ऑर्डर बताया था। जैसे हम लोगों ने लुईस एसिड के लिए बहुत सारे पॉइंट्स वो करे थे, कवर किए थे कि भैया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है अगर बाजू वाला तो ज्यादा लुईस एसिडिक नेचर देखने को मिलता है। बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए थे। उन पॉइंट्स को कवर करते हुए अपन ने ये एक्सेप्शन भी देखा था वहां पर, जहां पर बताया भी था, मैंने लिखाया था कि हम लोग इस पोर्शन को आगे कवर करेंगे, बैक बॉन्डिंग से समझाया जाता है, लिखा हुआ है वहां पर, है ना। तो बस करो इसको, कैसे करेंगे कंपेयर, किस तरीके से कंपेयर करा जा सकता है। कर लिया कंपेयर, चलो देखो, अब यहां पर साफ साफ बोल ही दिया है कि बैक बॉन्डिंग का एप्लीकेशन है, तो बैक बॉन्डिंग तो हो ही रही होगी। कैसे हो रही है वो भी समझो। यहां पर आपके पास है BF3, ठीक, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। BF3 में बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर, है ना, है या नहीं। बोरॉन के पास क्या है, बोरॉन के पास एक खाली ऑर्बिटल है या नहीं, थोड़ा डार्क कर देता हूं, ठीक, इस तरीके से एक बोरॉन के पास खाली ऑर्बिटल भी है या नहीं है कि नहीं है, यार देख लो यार, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन देख लो, 1s2 2s2 2p1, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास, ठीक है। वैलेंस शेल में सब 3 अनपेड, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड भी कितने बना रहा है 3, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2, उसके बावजूद भी क्या हो गया, एक p तो खाली रह गया, एक इलेक्ट्रॉन तो जंप करके आ गया, ये हो गया आपका 2s, ये हो गया आपका 2p, इन्होंने तो बना लिया हाइब्रिडाइजेशन, ये खाली रह गया ना। तभी तो अपन बोलते हैं कि बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, जनरली बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, फिर भी वो एग्जिस्ट करता है। समझ में आ गई, ठीक, चलो। इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास है लोन पेयर, क्या बात बन सकती है, जरूर बन सकती है। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट मत कंसिडर कर लेना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, क्योंकि ना बच्चे का स्टूडेंट क्या करते हैं ना, इसको याद कर लेते हैं, ये नहीं देखते कि कब लगाना है। ये तो देख लेना कि एक्सेप्टर और डोनर दोनों पे लोन पेयर होने चाहिए। क्या हमारे एक्सेप्टर पे कोई लोन पेयर है, क्या हमारे एक्सेप्टर पे कोई लोन पेयर है, नहीं, हमारे एक्सेप्टर पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो फिर ये कंडीशन देखनी नहीं है, सिर्फ हमें इतना चेक कर लेना है कि पीरियड कौन सा है। ये है आपके पास 2p और ये भी है आपके पास 2p, सही। चलो इससे क्या होगा, ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो गए, सही बात है। तो अपन अब लिख सकते हैं क्या, इतना समझ में आ गया, पॉइंट समझ में आ गया। तो यहां पर हो रही है 2p और 2p में ओवरलैपिंग, सही बात, बैक बॉन्डिंग। यहां हो रही है 2p और 3p में, यहां हो रही है 2p और 4p में, और यहां हो रही है 2p और 5p में, दिख रहा है, क्लियर है बात, ठीक। तो अब आपको पता चल ही चुका है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस तरफ बढ़ रहा है। तो अगर मैं
अगर मैं यहां से यहां, तीर देख लो, यहां से यहां जा रहा हूं तो क्या बोल सकता हूं, साइज इंक्रीज हो रहा है जिसके चलते एक्सटेंट ऑफ, साइज किसका इंक्रीज हो रहा है, हैलोजन का, ठीक है, सेल्फ अंडरस्टूड रखना। साइज एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। तो उससे लुईस एसिड कैरेक्टर का क्या मतलब है, लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होता है, पहले तो ये बताओ, लुईस एसिड कौन होते हैं अगर याद है तो। लुईस एसिड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं ना, लुईस एसिड कौन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन्स की भूख किसको ज्यादा होगी, इन सबके पास, बोरॉन, हर कंपाउंड में बोरॉन का ऑर्बिटल खाली है, बात समझना, हर ऑर्बिटल में, हर कंपाउंड में बोरॉन का एक ऑर्बिटल खाली पड़ा है ना, एक ऑर्बिटल तो खाली पड़ा है। अब देखो इस वाले बोरॉन के साथ क्या हुआ, इसको थोड़ा सा खाना मिल गया, किसने दे दिया खाना, फ्लोरीन ने दे दिया, भूख है, बोरॉन को क्या है, भूख है, क्यों भूख किस लिए, क्योंकि इसका हर कंपाउंड में एक ऑर्बिटल खाली पड़ा है, इन चारों कंपाउंड्स में बोरॉन का ऑर्बिटल एक खाली पड़ा है, इसका मतलब इसको भूख तो है इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि भाई चाहिए यार, ऑर्बिटल खाली है तो इलेक्ट्रॉन्स की भूख तो है। अब इलेक्ट्रॉन्स की भूख है, यहां पर फ्लोरीन ने थोड़ी सी इसकी भूख कम कर दी, क्यों, क्योंकि जैसे ही पाई बॉन्ड बनेगा अब बोरॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, अब बोरॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान रखना, बैक बॉन्डिंग टेम्पररी होती है, मतलब ये भी देगा एक बार, फिर ये भी देगा और एक बार ये भी देगा, ऐसा नहीं है कि पाई बॉन्ड अगर बन गया तो वो परमानेंट होगा, नहीं, कभी भी ध्यान रखना पाई बॉन्ड जो बनता है बैक बॉन्डिंग से वो कभी भी परमानेंट नहीं होता है। ऑलवेज रिमेंबर, पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय बैक बॉन्डिंग इज नॉट परमानेंट, वो इधर रहेगा फिर वापस से फ्लोरीन के सर पे चला जाएगा, फिर वापस से आएगा लौट के, फिर फ्लोरीन के सर पे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसा चलता रहेगा। तो जो पाई बॉन्ड है वो टेम्पररी है, पूरी तरीके से नहीं है, ठीक। यानी कि अगर आपको बोला जाए यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर कितना है तो 2 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 1 से 2 के बीच में, क्योंकि कभी पाई बॉन्ड है और कभी पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक, हमेशा ध्यान रखना। तो भाई यहाँ पर इस बोरॉन का पेट भर दिया फ्लोरीन ने, और अच्छे से भरा, क्यों, क्योंकि ये भी सेकंड पीरियड का और ये भी सेकंड पीरियड, क्लियर। अब ये BCl3 है, BCl3 में 2p और 3p, थोड़ी सी जो इफेक्टिवनेस है पाई बॉन्ड की वो कम हो गई, यानी कि बोरॉन का पेट तो भरा बट अच्छे से नहीं भरा, है ना, अच्छे से नहीं भरा, थोड़ा कमजोर रहेगा मामला। यहाँ पर है जो 2p और 4p, यहाँ तो और ही हाल बुरे होने लग गए, तो नीचे जाते जाते क्या हो रहा है, बोरॉन का जो पेट है वो क्या है, भर नहीं रहा है पूरी तरीके से, ठीक है, बोरॉन का जो पेट है वो पूरी तरीके से भर नहीं रहा है, कहीं ना कहीं उसकी भूख बढ़ रही है, तो यहां से यहां जाने पर बोरॉन की जो भूख है वो बढ़ती जा रही है, या फिर बोल सकते हो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि जो पाई बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा, 2p और 2p में एक अच्छा पाई बॉन्ड बनता है, बट 2p और 5p में एक अच्छा पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, यानी कि बोरॉन की भूख खत्म नहीं होगी, तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, लुईस एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आप नॉर्मल थिंकिंग लगाते तो ये होता है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, इन चारों हैलोजेंस में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से क्या करता, बोरॉन से इलेक्ट्रॉन पुल करता, और बोरॉन पे जो डेल्टा प्लस की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखते हो तो, बट यहाँ बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट काम कर जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर जो लुईस एसिड का कैरेक्टर है एक्सपेक्टेड होता BF3 का सबसे ज्यादा, बट Bi3 का सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन के लायक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना पूछा जा सकता है आसानी से, क्लियर है, इस तरीके का कुछ हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। चलो अब अपन इसके लिए स्टेटमेंट लिख लो, इसको कॉपी कर लो और इसके लिए स्टेटमेंट लिख लो ताकि आप लोगों को याद आए। लिखो, ये कॉपी करने का देखो, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग
और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर यही वाला फ्लोरीन डोनेट करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा, बट तीनों साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्बिटल एक ही खाली है। ये करेगा एक बार, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। तो कुछ इस तरीके का चित्र आपको देखने को मिल जाएगा बैक बॉन्डिंग से, अगर आपको चित्र देखना है। So this is a kind of resonance you can say, but अभी हमने पढ़ा नहीं है तो मैं बताऊंगा। यहाँ डॉटेड लाइंस बता रहा हूँ, क्यों डॉटेड लाइंस इसलिए बनाई जाती है क्योंकि ये जो बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड बन रहा है, क्या वो परमानेंट है? कभी भी अगर आपको डॉटेड लाइंस मिल जाए इसका मतलब होता है कि जो बॉन्ड बन रहा है वो परमानेंट नहीं है। ठीक, इसका बेटर यूज जो रेजोनेंस में देखने को मिलता है। देखो, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ बी डिक्रीजेस। Due to back bonding, the electron deficiency of B decreases, and therefore its Lewis character will decrease. भाई लुईस एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? लुईस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, या फिर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। लुईस एसिड क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो उसको चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंसी ऑफ बैक बॉन्डिंग से क्या होती है? कम होती है। वही वो भूख वाली बात, भूख तो लग रही है बट कम होती है। Lewis acidic character will decrease, therefore its Lewis acidic character will decrease. So higher is the tendency of back bonding. So higher is the tendency of back bonding. So higher is the tendency of back bonding, lesser will be the Lewis acidic character. Higher is the tendency of back bonding, lesser will be the Lewis acidic character. Lesser will be the Lewis acidic character. ठीक, चलो अब आ जाता है हमारे पास दूसरा एप्लीकेशन। ये तो था लुईस एसिडिक नेचर वाली बात, अब आ जाता है दूसरा एप्लीकेशन। चलो दूसरा एप्लीकेशन पे चलते हैं। अब आता है दूसरा एप्लीकेशन जो कि है कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। सेकेंड एप्लीकेशन है दैट इज योर कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं? तो क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं। कंपेयर BF bond length in BF4 minus and BF3। अब यहां पर आपको कंपेयर करनी है क्या? बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ट्राई करो एक बार, सोचो किसकी ज्यादा होगी किसकी कम। पॉइंट्स आपको पता है वैसे। ठीक, कंपेयर करो फटाफट से। ओके, चलो तो BF बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है BF4 माइनस और BF3 में। तो सबसे पहला काम आपको इनके हाइब्रिडाइजेशन और इनका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखो BF4 की केस में, BF4 माइनस के केस में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें? बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव का चार्ज है और ऑक्सीजन आजू बाजू में नहीं है, तो वो नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम को ही दे देंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन थे और चौथा किसके पास चला गया? बोरॉन के पास। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन के वैलेंस शेल में। एग्री करते हो? बोरॉन के वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्लोरीन कितने सराउंडिंग में? फ्लोरीन भी 4 ही है। फ्लोरीन भी क्या है? 4 ही है। फ्लोरीन भी 4 है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी 4 है, चारों के चारों सिग्मा बनाएंगे
क्योंकि कम से कम एक सिग्मा तो चाहिए। तो चारों के चारों सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी आपकी क्या, sp3। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। और जो फोटो है वो दिखेगा आपको इस तरीके का, टेट्राहेड्रल। ठीक, BF3 अभी हम लोगों ने बनाया ही था, तो वापस से बनाने की जरूरत। अब देखो बैक बॉन्डिंग से ही रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली उसी का इस्तेमाल होगा। फिलहाल अब इस बोरॉन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो मैं यहां लिख सकता हूं नो बैक बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि जो एक वैकेंट ऑर्बिटल बचा हुआ था बोरॉन के पास, वो तो किस में चला गया, हाइब्रिडाइजेशन बनाने में, है ना। एक ही तो बचा था 2p में से, एक ही तो बचा था। अब वो एक भी किस में चला गया आपका, हाइब्रिडाइजेशन बनाने में, तभी तो sp3 बनी है। और खुद ही सोच सकते हो sp3 यानी कि एक s और 3 p, खुद ही सोच सकते हो ना, यानी कि एक s और 3 p। भाई सेकंड पीरियड का है तो आगे d ऑर्बिटल होंगे नहीं, तो एक s और 3 p। तो यहां पर नो बैक बॉन्डिंग ड्यू टू, लिख देता हूं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल लिख रहा हूं सीधा सीधा। और यहां पर हमें पता है कि यहां पर BB यानी कि बैक बॉन्डिंग तो होगी, बोल सकते हैं यहां पर बैक बॉन्डिंग होगी। अब देखो ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, दिस इज प्योर सिंगल बॉन्ड, ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। क्यों प्योर क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार का पाई बॉन्ड नहीं बन रहा है, जबकि हमें पता है, अभी हमने इसका फोटो बनाया था, ये प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है। तीनों की बात कर रहा हूं, ये प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है। यहां पर आपके क्या प्रेजेंट है, यहां पर आपके पार्शियल, ठीक है, पार्शियल पूरी तरीके से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां पर आपके पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, वहां पर आपकी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट है, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1। जबकि यहां मैं बोल सकता हूं बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1। बॉन्ड ऑर्डर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड लेंथ कंपेयर की जा सकती है। बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है ज्यादा, इसका बॉन्ड ऑर्डर है ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2, ये भी बता देता हूं, ठीक, वरना रोगे तुम। एक से ज्यादा और 2 से कम है, कुछ भी हो वो एक से ज्यादा ही है, तो किसके केस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा देखने को मिलेगी? जिसके केस में बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, यानी कि इसके केस में आपको बॉन्ड लेंथ ज्यादा देखने को मिल जाएगी। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है बात? समझ में आ गई बात समझ में? तो इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं एक और एग्जांपल, जिसका मैं डायरेक्ट बताऊंगा, BOH होल थ्राइस, ठीक, और एक आ जाता है हमारे पास BOH होल 4 माइनस, ठीक है, BOH होल 4 माइनस। अब आप इसमें निकालोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ गया? यहाँ पर 4 OH जोड़ने और यहाँ पर 3 OH जोड़ने हैं, ठीक है, यहाँ 4 OH जोड़ने और यहाँ पर 3 OH जोड़ने हैं, तो इधर भी आपकी जो बॉन्ड लेंथ देखना जरूरी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनता है OH, ठीक है। ये H3BO3 है, बेसिकली लिखा है ना जो, ये H3BO3 है। ये ऑक्सी एसिड्स है, अभी आगे जाके पढ़ेंगे, इनके लिए फंडा अलग चलता है, बट आप इतना ध्यान रख लो यहाँ पर ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगी, सेम फंडा इस्तेमाल। क्लियर? चलो उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है, तो 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। अभी तो खूब जगह, चलो इस पूरे का इस्तेमाल करते हैं, पूरे का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ से लिख देता हूँ, अरेंज BnR3 होल थ्राइस
ठीक है, BnR3 होल थ्राइस BH NR2 होल ट्वाइस और BH2 NR2 BH2 NR2 in increasing order of bond length, in increasing order of bond। ठीक है, आपको इनको कौन सा वाले बॉन्ड लेंथ की बात चल रही है, और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ऑफ बोरॉन एंड नाइट्रोजन, बोरॉन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, बोरॉन और नाइट्रोजन के आपको बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में इनको जमाना है। इंक्रीजिंग ले लो डिक्रीजिंग ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों वर्ड्स का एक ही मतलब है मेरे लिए। ठीक है, चलो करे बात निकालो आप लोग। अच्छा, यहाँ पर R क्या है? ठीक है, R इज अ अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। R मतलब आप यहाँ पर R जनरली अगर लेना चाहते हो तो R ले लो, CH3 ले लो। ठीक है, R आप CH3 ले लो। ठीक है, मिथाइल, अभी हमें पता नहीं ज्यादा R के बारे में, बट आप R CH3 ले लो। इसको कॉपी करके अरे स्टार्ट कर लिया होगा क्वेश्चन। चलो अब देखो, तो यहां पर भी आपको दिख रहा होगा कि बैक बॉन्डिंग हो रही है। कैसे हो रही है समझना, इसका सॉल्यूशन ऊपर तक लिखा। देखो आपके पास है BN, लेट सपोज करो इसके अलावा कोई एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, या फिर इन्हीं में से किसी को ले लेता हूं। अपन ले लेते हैं BHNR2, ये वाला लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसको ले लेते हैं BH2NR2। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ ताकि स्ट्रक्चर समझ में आए। तो बोरॉन हाइड्रोजन, ध्यान रखना ये R2 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, बोरॉन से मत जोड़ देना, ये नाइट्रोजन अलग चीज है। ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और ये NR2 इस तरीके से होता है NR2। ठीक है, गलती से भी उसको R को बोरॉन से मत जोड़ देना, पता नहीं है तो देख लो, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ये देखो मैंने यहाँ थ्राइस लिख रखा है, मतलब ये 3 ग्रुप, इस तरीके के 3 ग्रुप बोरॉन से जुड़े हुए हैं, इस R को मत जोड़ देना। ठीक, अब देखो यहाँ पर लोन पेयर, फिर वही वाली बात आ गई, इसके पास क्या है, खाली ऑर्बिटल है, तो बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक, बैक बॉन्डिंग होगी। अब देखो यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग होगी, और यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग होगी। जैसे इसको रिलेट कर सकते हो आप एक एग्जांपल से, BF3 ले लो और आप ले लो BHF2। दोनों के केस में बैक बॉन्डिंग होगी, होगी या नहीं होगी? होगी। इसके केस में भी होगी और इसके केस में भी होगी। क्यों होगी? दोनों के पास एक एक्सेप्टर है और एक डोनर है, इसमें भी एक एक्सेप्टर है और एक डोनर है। ठीक, बेसिक सी बात है। तो दोनों के केस में क्या होगी, बैक बॉन्डिंग। तो इन तीनों एग्जांपल्स में हमें बैक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। बट अगर मैं बात करता हूं एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग की, किसकी बात करता हूं, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग की। बैक बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है वो किसमें सबसे ज्यादा होगा, बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट। ठीक है, बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसमें होगी, तो देखा जाए तो बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी ये। दिस इज योर एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग।
ये हमारे पास बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट होगा। कैसे होगा भाई, 3 नाइट्रोजन डोनर, यहां पर 2 ही है और यहां पर 1 ही है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो अब देखना होगा क्या, यहां पर जो डबल बॉन्ड आएगा बेसिकली बॉन्ड, ये तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग आया है, ये तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग आया है, इधर से इधर जा रहे हैं, तो इसको अपन इस तरीके से मत लिखो, इसको ऐसे मत लिखो, इसको लिखो इस तरीके, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहां पर बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही। ठीक है, यहां पर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। अब इस एग्जांपल को समझने के लिए आप एक एग्जांपल इधर ले, बी एफ एफ और जबकि यहां बी एफ एफ और एच, इस तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां से समझते थोड़ा आसान है। यहां पर 3 फ्लोरीन एटम्स हैं, डोनर वाले। याद है आपने रेजोनेंस में एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने बताया था, बॉन्ड ऑर्डर का, सॉरी रेजोनेंस में नहीं, बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला बताया था मैंने। क्या बताया था, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स अपॉन इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। याद है ये फॉर्मूला, याद होगा मेरे ख्याल में। तो उसी तरीके से आप जो बैक बॉन्डिंग देखते हो, देखो मैं बता देता हूँ, जो बैक बॉन्डिंग हम आज देख रहे हैं, इसको आगे जाके ऑर्गेनिक में हम एक टाइप ऑफ रेजोनेंस ही बोलेंगे। ये एक टाइप ऑफ रेजोनेंस ही होता है। ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑल्टरनेट टू, क्या है ये, वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर ऑल्टरनेट टू वैकेंट ऑर्बिटल टाइप का रेजोनेंस होता है। तो जो बॉन्ड ऑर्डर वाला फॉर्मूला है उसको इस्तेमाल करते हैं। याद है कैसे, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू, हमें पता है यहाँ पर एक बार डोनेट ये करेगा, एक बार ये करेगा और एक बार ये करेगा। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने आने वाले अपने पास, एक तो यही हो गया, एक तो यही हो गया। बात समझ में आ रही है, नहीं सॉरी ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि ये तो प्योरली एग्जिस्ट करेगा। टोटल हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे 3, कितना आएंगे, 3 आएंगे। बात समझ में आ गई, कितना आएंगे, 3 आएंगे। यहाँ पर कितने आएंगे, 2 बाय 1 बाय 2। यहाँ पर टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने आने वाले हैं, 3 आने वाले। आरएस कितने आएंगे यहाँ पर, जबकि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आरएस कितने आएंगे, 2। आरएस आएंगे यहाँ पर 2 और यहाँ पर आएंगे 3। अब देखो एक स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं इसका रेजोनेंस का, एक फोटो कुछ इस तरीके का देखते। अगर ये बात समझ में नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको आगे जाके ऑर्गेनिक में भी अच्छे से समझेंगे। इस पे आ जाएगा प्लस का चार्ज और इस पे आ जाएगा माइनस का चार्ज। ऐसा क्यों आया, क्योंकि भाई डोनेट किया है ना, इसीलिए। ठीक, बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रखेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा इसे। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। इसी तरीके से 2 स्ट्रक्चर और बनेंगे, इसी तरीके से 2 स्ट्रक्चर आपके पास और बनेंगे। समझ में आ रही है, इसी तरीके से 2 स्ट्रक्चर और बनेंगे। अगर आप 2 स्ट्रक्चर बनाते हो तो टोटल आरएस कितने आएंगे, यहाँ पर 3 है। टोटल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। और अगर 3 नहीं करने तो आप इसको 3 मत करो, 4 करो, ये भी तो है, इसको भी इंक्लूड करेंगे। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने आएंगे, 4। इस वाले बॉन्ड को पकड़ लेते हैं हर स्ट्रक्चर में, इस वाले बॉन्ड को। एक बॉन्ड तो यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और बाकी 2 के अंदर, एक यहाँ पर 2 यहाँ पर और बाकी 2 के अंदर कितना, 5। कैसे, ये देखो बाकी 2 स्ट्रक्चर्स ऐसे दिखेंगे, एक ऐसा और माइनस प्लस और एक ऐसा। ठीक, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये टोटल आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ चुके हैं। ये आपके पास टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ चुके हैं, इस तरीके के दिखेंगे। ठीक है, बनाना नहीं आता हमें अभी, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद सीख जाएंगे। इस तरीके के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। एक बॉन्ड यहाँ पर है, 2 बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर। मैं नंबर दे देता हूँ, 1 1 1 और 1।
क्योंकि हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर में बात करी भी थी कि भैया जिन एटम्स के बीच में कंपेयर कर रहे हो उनको हमेशा सेम रखना, उनको मत बदल देना। तो देखो कितना है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, एक यहाँ से, दो यहाँ से, तीन, एक यहाँ से, चार और एक यहाँ से 5। और अगर आप इसको डिवाइड मारोगे टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 1 2 3 4। ठीक, इस वैल्यू को निकालेंगे तो ये आ जाएगी कितनी 1.25 शायद है ना, ये आएगी 1.25। इसके लिए निकालेंगे, अगर इसके लिए निकालेंगे तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो यही हो गया, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो यही हो जाता है। फिर हो जाता है हमारे पास एक डबल बॉन्ड वाला। देखो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर इस तरीके का और एक स्ट्रक्चर इस तरीके का, ये वाला मत लेना क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास डोनेट करने के लिए कुछ नहीं है। तो 1 2 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 4/3, दैट कम्स आउट टू बी 1.33। बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा आ रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देख रहे हो एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड बैक बॉन्डिंग इसमें सबसे ज्यादा था, क्या एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा इसमें था, बट बॉन्ड लेंथ भी इसी की सबसे ज्यादा आई। इसमें एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग कम था बट बॉन्ड लेंथ भी इसकी कम है। ओके, अब हो सकता है ये वाला पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो, अगर नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, होल्ड पे रख दो, ऑर्गेनिक से जब डील करेंगे तब इसको वापस अपन देखेंगे। फिलहाल के लिए आप ध्यान रख लो, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाएगी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। और कभी भी इसको प्योर सिंगल बॉन्ड से कंपेयर मत कर लो, इस वाले केस का जरूर फटाफट से कॉपी करो, नहीं समझ आता कोई बात नहीं, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर, ठीक। चलो अगला आ जाता है हमारे पास इसका प्लेनर एंड नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स। वैसे उसका कोई लेना देना नहीं है, देखो इसको हटाई कितना मोटे को एक बार में। जो तीसरा एप्लीकेशन है दैट इज योर प्लेनर एंड नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन देख के बता सकते हैं हम, ठीक है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास CN, नहीं ये नहीं, सॉरी, हाँ थोड़ा सा उल्टा लिखा था, NCH3 होल थ्राइस, और एक है हमारे पास NSiS3 होल थ्राइस। ठीक, कार्बन की जगह सिलिकॉन रख दिया, ये हमारे पास एग्जांपल है। ठीक, जैसा आप H लिखते हो ना NH3 अमोनिया, तो मैंने H को हटा के एक CH3 की यूनिट रख दी। क्लियर, और यहाँ पर SiS3 बोला है इन दोनों में से कौन प्लेनर है और कौन नॉन प्लेनर है। तो चलो अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, बट बैक बॉन्डिंग का क्या यूज है वो देखो। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सही बात है, दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। क्लियर पॉइंट। यहां पर है कार्बन जिसके पास किसी भी प्रकार का वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है ना, नहीं होता। और यहां पर है सिलिकॉन जिसके पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है। दिस इज योर सेकंड पीरियड एंड दिस इज योर थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड है तो क्या होगा,
थर्ड पीरियड है तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो बैक बॉन्डिंग है वो होने वाली है, ठीक है, राइट का साइन है, तो बैक बॉन्डिंग होने वाली है, जबकि यहाँ हमें किसी भी प्रकार की बैक बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। ये मत बोल देना सर दोनों 2p2p है, दोनों सेकंड पीरियड के हैं, जबकि इधर तो एक सेकंड और एक थर्ड का है। भाई साहब वैकेंट ऑर्बिटल भी तो होना चाहिए, कंडीशन भी तो बताई थी ना कि कम से कम एक के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल हो, एक के पास एक डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स तो है, बट लेगा कहां, ठीक। तो यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं देखने को मिलेगी। जिस तरीके से अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो उसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाती है, इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज इसका क्या शेप आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास पिरामिडल, और पिरामिडल कैसा होता है नेचर में, नॉन प्लेनर होता है। कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है। इसकी बात करते हैं। अब देखो इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर मैं बेसिक्स पे जाऊं, ए और बी, अभी तक हमने क्या देखे थे, अभी तक हमने जो एग्जांपल्स देखे थे उसमें सराउंडिंग एटम कैसा था, हमारा डोनर था। अभी तक सेंट्रल एटम डोनर नहीं था। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स देखे वहां पर सराउंडिंग एटम डोनर था, सेंट्रल एटम डोनर नहीं था। ये एक ऐसा केस है जहां पर सेंट्रल एटम क्या है, डोनर है। तो देखो भाई, अगर इसके पास लोन पेयर है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये देख रहे हो ये कौन सी ऑर्बिटल है, दिस इज योर प्योर पी ऑर्बिटल। ये क्या है, आपकी प्योर पी ऑर्बिटल है। मतलब क्या है, बैक बॉन्डिंग करने के लिए लोन पेयर को कहां जाना पड़ेगा, बैक बॉन्डिंग करने के लिए, क्योंकि बैक बॉन्डिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है भाई, बैक बॉन्डिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई। बैक बॉन्डिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो पाई बॉन्ड अगर बनता है तो इस लोन पेयर को कहां जाना पड़ेगा, इस लोन पेयर को जाना पड़ेगा प्योर पी ऑर्बिटल के अंदर। किस में जाना पड़ेगा, प्योर पी ऑर्बिटल के अंदर। तो जिस तरीके से हम लोग सोच रहे थे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, इसकी तो sp3 थी, ठीक है, जिस हिसाब से हम सोच रहे थे कि इसकी भी क्या आ जाएगी, sp3 ना आते हुए क्या आ जाएगी, इस बार sp2 आ जाएगी। फोटो कैसा दिखेगा, देख, नाइट्रोजन Si S3 इस तरीके का, इधर Si S3 और इधर SiH3, ये बन गया आपका ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक, ये हो गया आपका ट्राइगोनल प्लेनर। और जो हमारा लोन पेयर है वो कहाँ प्रेजेंट है, आपके प्योर पी ऑर्बिटल में। यहाँ पर आपका लोन पेयर प्रेजेंट है और जो सिलिकॉन के ऑर्बिटल्स हैं वो कुछ इस तरीके से लाइंड है। इसी देखो इस ऑर्बिटल के पैरेलल में ये सारे, क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड हमेशा पैरेलल ऑर्बिटल्स के बीच में ही बनता है। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये भी कैसे हैं, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो बैक बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होता है, लोन पेयर को कहाँ आना पड़ता है, प्योर पी ऑर्बिटल में। इससे पहले वाले जो एग्जांपल्स देखे थे उसमें सराउंडिंग में ही अपना डोनर था, तो उधर चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे थे। बट यहाँ पर हमारा जो सेंट्रल एटम है, जो हमारा सेंट्रल एटम है वही क्या है, डोनर की तरह काम कर रहा है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन में चेंज देखने को मिल सकता है। तो एक बात जनरल है, जब भी आपका सेंट्रल एटम डोनर की तरह काम करेगा, जब भी आपका सेंट्रल एटम डोनर की तरह काम करेगा, किस में, बैक बॉन्डिंग, मतलब बैक बॉन्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बैक बॉन्डिंग नहीं होनी। अगर आपके पास बैक बॉन्डिंग हो रही है, यानी कि एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग है, और आपका सेंट्रल एटम ही डोनर है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा बदलेगी ही बदलेगी, क्योंकि वहां पर जो लोन पेयर प्रेजेंट होगा वो प्योर पी ऑर्बिटल में चला जाएगा, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन में चेंज देखने को मिलेगा। क्लियर, कॉपी करो फटाफट। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, और यहाँ पर हमारा खत्म होता है क्या, यहाँ हमारा खत्म होता है, क्या बोलते हैं इसको,
बैक बॉन्डिंग। क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन है, नहीं एक नहीं, दो क्वेश्चन है, तो दो क्वेश्चन आप लोग करके रखना। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑर्डर, कंपेयर स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी किसकी कंपेयर करनी है देखो, CH2 ये है, CF2 ये है आपके पास, और CCl2। कार्बन मैंने आपको बताए थे, ठीक है, ये वो कार्बन के बारे में ओके ये। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ CH, Cl3 एंड CHF3, इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर। ठीक, ये आपके पास दो क्वेश्चन है, जरूर से ट्राई करना, और मिलते हैं फिर हम लोग अब